नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लॉक के व्यक्तिवाद उदारवाद संबंधित विचार। लॉक एक व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारक है और आपके क्वेश्चन भी आता है अक्सर एग्जाम में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लॉक व्यक्तिवाद और उदारवाद का प्रवक्ता है। इस कथन का विवेचन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे कि लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद और उदारवाद जो है वो उसके जो विचारधारा है वो कहाँ पर है, और उसका कहाँ किस लॉक ने अपने विचारधारा में उदारवाद और व्यक्तिवाद का जो प्रतिपादन किया है वो कहाँ कहाँ पर हम उसमें उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम उसका विवेचन करेंगे। व्यक्तिवाद, चूँकि लॉक एक ऐसा विचारक है जो कि व्यक्तिवादी है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक है। उसके विचारों में उदारवाद, लोकतंत्रवाद और संविधानवाद है। लॉक एक ऐसा व्यक्तिवादी विचारक है जो राज्य की सीमित सत्ता का प्रतिपादन करता है। हॉब्स के विचारों में हमने पढ़ा कि हॉब्स भी एक व्यक्तिवादी विचारक है, लेकिन वो निरंकुश संप्रभुता का समर्थक होने के कारण उसका व्यक्तिवाद एक असंगतिपूर्ण हो जाता है। लेकिन लॉक की अध्ययन पद्धति में, लॉक के विचारों में, उसके दर्शन में, उसकी सामाजिक व्यवस्था में, लॉक के राजनीतिक विचारों में व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके समस्त जो अध्ययन है, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब व्यक्ति के लिए है। इसलिए लॉक एक पक्का व्यक्तिवादी विचारक है। तो उसके उसके विचारों में, उसकी विचारधारा में व्यक्ति की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण है। तो उसके जो भी विचार है वो व्यक्ति के हित को देखते हुए प्रतिपादित किए गए हैं। तो उसने जो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की जो व्यवस्था बताई, उसने जो सामाजिक समझौता बताया, उसकी सहमति का सिद्धांत है, उसने जो सीमित शासन का सिद्धांत बताया, उसने जो क्रांति का सिद्धांत बताया, वो सब व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति और उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए है। तो लॉक के हर एक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। लॉक को हम उदारवाद की आत्मा कह सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस लॉक के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद के विभिन्न पहलू हैं। उसके व्यक्तिवाद से संबंधित जो विचार है वह पढ़ेंगे हम, जिसमें सर्वप्रथम जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा। लॉक का यह कथन उसके व्यक्तिवाद को स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति जिस उद्देश्य से समाज में प्रवेश करता है वह है संपत्ति की सुरक्षा। यानी कि व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा करना चाहता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन महत्वपूर्ण है, और नागरिक समाज का दायित्व है कि वो व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करे। तो यहाँ पर उसने व्यक्ति की संपत्ति और उसकी जीवन स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन करके वह व्यक्ति का हितैषी बन जाता है, और उसका जो नागरिक समाज है वो व्यक्ति के लिए ही है। दूसरा महत्वपूर्ण उसका व्यक्तिवादी विचार है, नागरिक समाज अधिकारों की उत्पत्ति नहीं करता, बल्कि वह उन्हें सुनिश्चित करता है या सुरक्षित करता है। तो प्राकृतिक अधिकारों के विचार में लॉक का व्यक्तिवाद स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है। जहाँ हॉब्स और रूसो के लिए अधिकार समाज की सृष्टि है और व्यक्ति उन्हें समाज में प्रवेश करने के बाद प्राप्त करता है, लेकिन लॉक जो है वो व्यक्ति के अधिकारों को समाज से नहीं बल्कि प्रकृति से प्राप्त करता है, और व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक है, अनुलंघनीय है, अहरणीय है, जिसको समाज या राज्य नहीं छीन सकता। तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं और वो प्राकृतिक कानूनों के अधीन होते हैं। समाज या राज्य का उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो इस प्रकार लॉक का मानना है कि नागरिक समाज, व्यक्ति जो है वो नागरिक समाज के निर्मित होने से पहले प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते थे, और राज्य का निर्माण होने के बाद प्राकृतिक अधिकारों का लोप नहीं होता, बल्कि नागरिक समाज का निर्माण उन अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए ही हुआ है। तो इस प्रकार लॉक के प्राकृतिक अधिकार जो है व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार है, जो अनुलंघनीय, अहरणीय है, जिसका राज्य या समाज उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यह विचार लॉक का एक ऐसा व्यक्तिवादी विचार है जो व्यक्ति की पूर्ण सुरक्षा के लिए है। तीसरा विचार, संपत्ति का अलंघनीय और अहरणीय अधिकार। लॉक ने व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार की अलंघनीयता को, उसकी अपरिवर्तनीयता को स्वीकार किया है, जो कि लॉक का
जो कि स्पष्ट रूप से लॉक का व्यक्तिवाद है। हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों की नैतिक जिस प्रकार एक नैतिक संहिता या नियम होते हैं, कानून होते हैं, वैसे संपत्ति का अधिकार भी व्यक्ति के लिए वैसा ही है और जिसको व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है। लॉक का यह मानना था कि संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो समाज और राज्य से पूर्वता, जो कि प्रकृति की देन है। तो लॉक के लिए संपत्ति इतनी पवित्र चीज़ है कि उसको राज्य नहीं छीन सकता। व्यक्ति की सहमति के बिना व्यक्ति के विकास के लिए उसकी संपत्ति उसके लिए आवश्यक है और जिसकी राज्य केवल सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार लॉक ने जो व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को जो अनुल्लंघनीयता को स्वीकार किया है वह उसका व्यक्तिवाद है। चौथा विचार है उसका जो उसके व्यक्तिवाद को स्पष्ट करता है। लॉक द्वारा जो मर्यादित और सीमित शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। लॉक का व्यक्तिवाद लॉक के मर्यादित शासन की अवधारणा में भी निहित है। जहाँ हॉब्स और रूसो ने समझौते द्वारा जिस संप्रभु का अस्तित्व स्वीकार किया है उसमें व्यक्ति को यह अधिकार है, जिसमें व्यक्ति समझौते द्वारा संप्रभु या सामान्य इच्छा को यह अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति उसको अपने सारे अधिकार सौंप दे। लेकिन लॉक के दर्शन में हम देखते हैं कि संप्रभुता का हालांकि कहीं स्पष्ट विवेचन नहीं है, लेकिन लॉक का व्यक्ति नागरिक समाज को समझौते द्वारा सभी अधिकार अपने नहीं अर्पित करता, बल्कि केवल 3 अधिकार ही प्रदान करता है जो शासन के लिए अनिवार्य है। वो 3 अधिकार जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना, उसको लागू करने की सत्ता का निर्माण और उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। तो लॉक शासन को स्वीकार करता है, लेकिन वो शासन के सीमित और मर्यादित रूप को स्वीकार करता है। वो संविधानवाद का समर्थक है, जिसमें कि सरकार या शासन पर प्रतिबंध है। उसके लिए सरकार या शासन एक ट्रस्ट की तरह है जो व्यक्ति के हित के लिए, विकास के लिए काम करती है। तो इस प्रकार लॉक ने एक सीमित और मर्यादित शासन का समर्थन किया। वह निरंकुशता का विरोधी है और इसलिए वो एक व्यक्तिवादी विचारक है। 5वां जो विचार है उसके दर्शन में वह है शक्तियों का पृथक्करण। लॉक ने शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं किया, बल्कि वह शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पृथक्करण करना चाहता था। उसने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को एक दूसरे से पृथक किया ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न न हो। इसलिए वो कार्यपालिका के शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और वो न्यायपालिका को हालांकि आधुनिक संविधानवाद का आधार मानता है, लेकिन वो उसको कार्यपालिका से अलग नहीं करता। लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा में हमें संविधानवाद के तत्व देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार लॉक ने शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया जो कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। 6ठा जो विचार है उसका व्यक्तिवादी विचार जो है वह लोक कल्याणकारी उद्देश्य है। उसने राज्य के लोक कल्याणकारी उद्देश्य को स्वीकार किया है। उसके लिए जैसा अभी हमने पढ़ा बच्चों, उसके लिए सरकार या शासन एक ट्रस्ट की तरह है जिसका संचालन व्यक्ति के हित के लिए होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों ने जिस प्राकृतिक दशा को छोड़ा और समझौता किया उसमें जिस सरकार का या शासन का निर्माण किया उसका उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण करना है। तो इस प्रकार लॉक का मानना था कि व्यक्तिगत जो प्राकृतिक अधिकार है वो संप्रभु समाज या राज्य के अधिकारों को सीमित करने के लिए है। तो इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मर्यादित करते थे, इसलिए व्यक्ति नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं ताकि नागरिक समाज को मर्यादित किया जा सके। 7वां जो व्यक्तिवादी विचार है उसका वह है धार्मिक सहिष्णुता। लॉक एक उदारवादी विचारक होने के नाते उसने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया है। उसने कहा है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति का एक आंतरिक अंतर्मन का मामला है। तो यहाँ पर वो कहता है कि राज्य को व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लॉक का मानना है कि धार्मिक सहिष्णुता का ये जो विचार है वो धर्मनिरपेक्षता के विचारों से मिलता है और इस प्रकार वो एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादक बन जाता है।
8वां जो उसका व्यक्तिवादी विचार हम पढ़ेंगे, राज्य के कार्य नकारात्मक के सकारात्मक नहीं। यहाँ पर लॉक राज्य के कार्यों के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है, सकारात्मक नहीं। सकारात्मक मतलब कि वो राज्य को कोई अधिकार नहीं देता कि वो व्यक्ति का विकास करे, कल्याण के लिए काम करे, बल्कि राज्य का इतना ही काम है कि वो व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे, या फिर व्यक्ति के अधिकारों की प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती है उसको राज्य दूर करने का काम करे। 9वां पॉइंट है जो लॉक के व्यक्तिवाद को स्पष्ट करता है, वो राज्य के निर्माण का आधार जनसहमति है। लॉक के राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण एक तत्व है, वो है सहमति। उसके राज्य का निर्माण किसी दैवीय शक्ति के आधार पर न होकर व्यक्ति की सहमति के आधार पर होता है। इस उसका मानना था कि ये जन सहमति व्यक्ति की स्वाभाविक होनी चाहिए, न कि बाध्यकारी। तो यहाँ पर लॉक कहता है कि शक्ति जो है वो अधिकार का या राज्य के उदय का आधार नहीं है, बल्कि लोगों की सहमति ही राज्य का आधार होती है। उसके व्यक्तिवाद का 10वां पॉइंट है प्रतिरोध और विद्रोह का अधिकार। लॉक का व्यक्तिवाद यहाँ अपने चरम पर पहुँच जाता है जब वह व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध और विद्रोह का अधिकार देता है। लॉक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति समाज या राज्य व्यक्ति के अधिकारों को नष्ट करने की अगर चेष्टा करता है, तो यहाँ व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपनी स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा के लिए वह राज्य का विरोध करे और उस सत्ता को पदच्युत करके नई सत्ता का चयन व्यक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि लॉक के दर्शन में व्यक्तिवाद, उदारवाद, लोकतंत्रवाद और संविधानवाद का एक स्पष्ट प्रतिपादन हमें देखने को मिलता है। लॉक ने इन विचारधाराओं का एक बिगुल एक नए युग की शुरुआत की, इन विचारों का प्रतिपादन करके। उसकी इस विचारधारा का मूल जो आधार है वो है सहमति, कानून का शासन, उत्तरदायी शासन, सीमित शासन, बहुमत का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, नागरिकों के अधिकार और विद्रोह का अधिकार। इन सब सिद्धांतों के आधार पर लॉक हमारे सामने व्यक्तिवाद और उदारवाद के एक विचारक के रूप में हमारे सामने आता है।